शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स क्या है इसकी परिभाषा बता देते हैं। तो उच्च कोटि के जंतुओं में कुछ विशेष ग्रंथियों के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ये ग्रंथियां विशेष प्रकार से रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं। इन्हीं पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है। मतलब मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, यानी एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, उसे ही हार्मोन कहा जाता है। अथवा इस परिभाषा को हम शॉर्टकट में कहें तो जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित विशिष्ट रसायनों को हार्मोन्स कहते हैं। अब इस परिभाषा में मैंने बताया कि शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण, तो कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण होता है? तो वह क्रियाएं हैं पाचन, उपापचय, वृद्धि, जनन, उत्सर्जन आदि। ये जो क्रियाएं हैं शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब हार्मोन्स पाचन, जनन, उत्सर्जन आदि इन सब का नियंत्रण एवं नियमन करता है। एक वर्ड और आया है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। जिनसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं उन्हें ही अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हार्मोन्स का वितरण रक्त द्वारा होता है, यानी ये रक्त के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि मनुष्य में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत पहली है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, अथवा इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। दूसरी है थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, यह गले में स्थित होती है। तीसरी है पैराथायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्लैंड अंग्रेजी में कहते हैं, यह भी गले में ही स्थित होती है। अगली है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड, यह वृक्क या किडनी के पास में स्थित होती है। और नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड, यह ग्रंथि वक्ष भाग के पास में स्थित होती है, यानी वक्ष भाग में हृदय के पास में स्थित होती है। और अगली है पिनियल काय या पिनियल बॉडी, तो यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। इन ग्रंथियों के अलावा भी अग्न्याशय, वृषण, वृक्क, अंडाशय आदि ऐसे अंग होते हैं या आदि ऐसे अंग हैं जिनसे हार्मोन्स स्रावित होते रहते हैं। तो इन सभी ग्रंथियों में से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि छोटे आकार की ग्रंथि होती है जो मटर के दाने की आकार की होती है, जैसे मटर का दाना होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग यानी आगे वाले मस्तिष्क के पीछे भाग डाइएन्सेफेलान के अधर तल पर स्थित होती है। मतलब यह हुआ कि यह ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से लगी होती है। देखिए यह ग्रंथि इन्फेंडिबुलम नामक व्रंत के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण तो करती ही है, साथ में शरीर में पाई जाने वाली अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है। इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह 3 भागों में बटी होती है, अर्थात इसमें 3 पिंडक होते हैं, अग्रपिंडक, मध्य पिंडक और पश्च पिंडक। चलिए अब इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम, उनके कार्य, उनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, उनकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, अर्थात इसके प्रभावों को समझ लेते हैं। तो पहले पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित हार्मोन्स के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, अंग्रेजी में इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन को अंग्रेजी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं और शॉर्टकट में ADH हार्मोन्स के नाम से पूछा जाता है, जाना जाता है। कभी कभी ADH के नाम से पूछ भी लेते हैं परीक्षाओं में, तो इसे ही वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ADH को फुल फॉर्म होता है इसका। यह वृक्क या किडनी के द्वारा जल के पुनः अवशोषण तथा मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह शरीर के कुछ भागों की रुधिर वाहिनियों को संकुचित करके रुधिर दाब में वृद्धि भी करता है। मतलब किडनी की नलिकाओं में जल अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे मूत्र की मात्रा कम होती है
और जब रुधिर वाहिनियों को संकुचित करेगा तो रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर में वृद्धि भी होगी। तो इस हार्मोन्स की कमी होने पर मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है, जिसे ऊदक मेह रोग कहा जाता है। मतलब इस हार्मोन्स की कमी होने पर ऊदक मेह या डायबिटीज इंसिपिड्स रोग हो जाता है। इस रोग के होने पर बार बार पेशाब आता है और शरीर से अधिक पानी निकलता है। फिर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, या इसे पिटोसिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, यानी स्त्रियों में गर्भाशय में जो पेशियां होती हैं उनके संकुचन को प्रेरित करता है। अर्थात गर्भावस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवार की पेशियों को सिकोड़कर और फैलाकर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, यानी सिकोड़ता है और फैलाता है। मतलब प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के बाद गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है। प्रसव के पहले गर्भाशय को फैलाता है, प्रसव के बाद गर्भाशय को सिकोड़ता है। स्त्रियों में शिशु जन्म के समय यही हार्मोन गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा भी करता है। जब शिशु का जन्म होना होता है, यानी जब बच्चा आसानी से बाहर आ सके, इसके लिए ये गर्भाशय की ग्रीवा को, गर्दन को चौड़ा भी करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को संकुचित करके दुग्ध स्रावण में भी सहायता करता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये दुग्ध ग्रंथियों को संकुचित करता है और संकुचित करके दुग्ध स्रावण में भी सहायता करता है। मतलब प्रसव के बाद यह स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को भी उत्तेजित करता है, यानी स्तन ग्रंथियों को सक्रिय करता है। चलिए अब पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन्स को समझा देते हैं। तो पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, अथवा अंग्रेजी में इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, GH। इसी को सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है। शॉर्टकट में सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स को STH हार्मोन कहा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में STH हार्मोन्स के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो यह हार्मोन ऊतकों तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, अथवा यह शरीर की सभी कोशिकाओं में DNA, RNA और प्रोटीन के संश्लेषण को प्रेरित करता है और हड्डियों तथा पेशियों की वृद्धि एवं मरम्मत को भी प्रेरित करता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह हार्मोन वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। यह RNA, DNA और प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है, मैंने बताया, और ऊतकों के क्षय को रोकता है और हड्डियों तथा पेशियों के विकास में भी सहायक होता है। इस हार्मोन्स की कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है, यानी जब सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या STH हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या GH हार्मोन्स मनुष्य के शरीर में कम होता है तो वह बौना हो जाता है और अधिकता से शरीर भीमकाय हो जाता है। अधिक होने पर क्या होता है? शरीर भीमकाय हो जाता है। मतलब वृद्धि हार्मोन या STH हार्मोन जब कम स्रावित होगा तो आदमी बौना रह जाएगा, अगर अधिक स्रावित होगा तो आदमी भीमकाय हो जाएगा। आपने सर्कस में काम करने वाले बौनों को देखा होगा, वो इसी हार्मोन से प्रभावित होते हैं। तो ये तो हुआ STH। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के अगले हार्मोन्स, पुटिका प्रेरक हार्मोन्स, या इसे अंग्रेजी में फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, और शॉर्टकट में FSH कहा जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों में अंडाशय को एस्ट्रोजन के स्रावण को प्रेरित करता है और पुरुषों में वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि और शुक्र जनन को प्रेरित करता है। मतलब स्त्रियों में अंडाशय के फॉलिकल्स की वृद्धि करता है, अंडों को परिपक्व या मैच्योर करता है, साथ ही मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव भी करवाता है। इसी प्रकार से पुरुषों में वृषणों की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि करता है, शुक्र जनन को भी प्रेरित करता है और शुक्राणुओं का निर्माण भी इसी हार्मोन्स के द्वारा होता है या इसी हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। इसी कारण अधिक शुक्राणु उत्पन्न होने लगते हैं। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के अगले हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन या थायरोट्रॉपिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है। शॉर्टकट में इसे TSH कहते हैं। यह थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं स्रावण क्रिया का प्रेरक है। अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, तो ये मैमोट्रॉपिक हार्मोन्स कहलाता है। शॉर्टकट में इसे MTH भी कहा जाता है। यह हार्मोन गर्भावस्था के साथ स्त्रियों में स्तन की वृद्धि करता है और स्तन ग्रंथियों में दूध बनाने को भी प्रेरित करता है या नियंत्रित करता है। मतलब स्त्रियों में गर्भकाल के समय अधिक मात्रा में स्रावित होकर
स्तनों की वृद्धि भी करता है और शिशु के जन्म के बाद दुग्ध का स्राव भी करता है। बता दें कि इसका स्राव स्त्रियों में गर्भकाल के दौरान बढ़ जाता है और इसकी कमी से मादा में दुग्ध निर्माण नहीं होता है। फिर अगला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, शॉर्टकट में इसे LH भी कहा जाता है और हिंदी में अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन्स कहते हैं। यह हार्मोन मनुष्य में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास से संबंधित एंड्रोजन्स के स्रावण को प्रेरित करता है, अर्थात मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और नर हार्मोन्स एंड्रोजन्स को प्रेरित करता है, जिसके कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। चलिए अब दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के बारे में समझ लेते हैं। तो थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी इसका हिंदी में नाम अवटु ग्रंथि भी है। यह ग्रंथि मनुष्य के गले में स्थित होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मनुष्य में यह ग्रंथि गर्दन में श्वास नली व स्वर यंत्र के संयोग स्थल के अधर पार्श्व तल पर पाई जाती है, यानी जहाँ पर श्वास नली और स्वर यंत्र मिलते हैं, संयोग होता है उनका, उसके अधर तल पर पाई जाती है। मतलब थायराइड ग्रंथि गले में जहाँ श्वास नली और कंठ होता है, आपस में जहाँ दोनों श्वास नली और कंठ मिलते हैं, उसी जगह पर सामने की ओर होती है। यह ग्रंथि गुलाबी रंग की होती है, H आकार की होती है, गुलाबी रंग की और H आकार की, अथवा तितली के आकार की भी कहा जा सकता है। यह अन्य ग्रंथियों से बड़ी तथा द्विपालित ग्रंथि होती है। तो अन्य सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें से यह ग्रंथि सबसे बड़ी होती है और बाइलोब्ड होती है, या 2 लोब की बनी होती है, मतलब द्विपालित होती है। मनुष्य में इसका भार 25 से 30 ग्राम तक होता है। 25 से 30 ग्राम तक लगभग में मनुष्य में इसका भार होता है। बता दें कि वयस्क मनुष्य में यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बड़ी होती है। तो पुरुषों में थोड़ा सा छोटी, जबकि स्त्रियों में पुरुषों से थोड़ा बड़ी और वृद्धावस्था में फिर छोटी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें से पहला प्रमुख है। तो पहला है थायरॉक्सिन, अथवा इसे टेट्राआयोडोथायरोनिन कहा जाता है। थायरॉक्सिन या टेट्राआयोडोथायरोनिन कहते हैं। इसे T4 से लिखा जाता है। T4 का अर्थ होता है टेट्राआयोडोथायरोनिन, यानी 4 आयोडीन परमाणु होते हैं, इसीलिए इसको टेट्राआयोडोथायरोनिन बोला जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जब थायराइड की जांच लिखते हैं तो उसमें T4, T3 आदि लिखा होता है। दूसरा हार्मोन है ट्राईआयोडोथायरोनिन, या इसे T3 से लिखते हैं। और फिर तीसरा हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। चलिए अब इन तीनों के बारे में बता देते हैं, इनके कार्य क्या क्या हैं, इनकी कमी और अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, यानी इनके द्वारा शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पहला प्रमुख हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन या T4। यह हार्मोन अमीनो अम्ल टायरोसिन और 65% आयोडीन से मिलकर बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रमुख कार्यों में पहला कार्य है थायरॉक्सिन सभी उपापचय क्रियाओं की गति का नियमन करता है। मतलब यह हार्मोन मेटाबॉलिज्म नियंत्रक है, यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य प्रभाव ऊर्जा उत्पन्न करने वाली ऑक्सीकृत प्रक्रियाओं की गति को तीव्र करना होता है, अर्थात कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है ये, इसीलिए मेटाबॉलिज्म नियंत्रक कहा जाता है। अगला कार्य है यह हार्मोन जीवन की गति को बढ़ाता है या जीवन की रफ्तार को बनाए रखता है। मतलब आंतों में ग्लूकोज का अवशोषण, कोशिकाओं में ग्लूकोज की खपत, हृदय स्पंदन दर, प्रोटीन संश्लेषण की गति आदि में वृद्धि करता है, आदि चीज़ों में वृद्धि करता है। इसीलिए कहा जाता है या इसीलिए कहा गया है कि जीवन की गति को बढ़ाता है। फिर अगला कार्य है अनेक जंतुओं में थायरॉक्सिन कायांतरण के लिए आवश्यक होता है, यानी अनेक प्राणियों में ये हार्मोन मेटामार्फोसिस के लिए जरूरी होता है। उदाहरण के रूप में आपको बता दें, इसके प्रभाव से भेक शिशु में कायांतरण जल्दी और तेज होता है। चलिए अब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी और अधिकता से होने वाले प्रभावों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहले थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्रावण से होने वाले प्रभावों को समझ लेते हैं, अर्थात पहले इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं ये जान लेते हैं।
हमारे भोजन में जब आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, यानी भोजन में आयोडीन की कमी होने पर थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित होने लगता है या इसकी कमी हो जाती है, या फिर मूत्र में आयोडीन अधिक निकल जाती है तो कमी हो जाती है। ऐसे में कौन कौन से रोग होंगे? पहला है जड़वामनता या क्रेटिनिज्म। यह रोग बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, यानी जब थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन कम हो जाता है बच्चों में तब यह रोग होता है। बाल्यावस्था में इसकी कमी के कारण बच्चे बौने रह जाते हैं। ऐसे बच्चों का सिर बड़ा, होंठ व जीभ मोटी, त्वचा शुष्क तथा पेट बाहर की ओर निकला रहता है। मतलब जिन बच्चों में थायराइड की कमी होगी वे बच्चे बौने रह जाएंगे, उनका सिर बड़ा हो जाएगा, होंठ और जीभ मोटे हो जाएंगे और बाहर की ओर निकलने लगेंगे। ऐसे बच्चों की त्वचा सूखी होगी और पेट भी बाहर की ओर निकल आएगा। और आपको बता दें कि उनके जननांग भी अल्प विकसित रह जाते हैं, नहीं जननांग विकसित नहीं हो पाते हैं। और जब जननांगों का विकास ठीक से नहीं होगा तो प्रजनन योग्य नहीं होंगे। कहा जाए तो ये लोग नपुंसक हो जाते हैं। इसी दशा को जड़वामनता बोला जाता है। फिर अगला रोग है मिक्सिडीमा। यह रोग वयस्कों में होता है। जो मिक्सिडीमा होता है वयस्कों में थायरॉक्सिन के अल्प स्रावण से हो जाता है। इस रोग में त्वचा के नीचे श्लेष्म या म्यूकस जमा हो जाता है। जो त्वचा होती है इसके नीचे श्लेष्म या म्यूकस जमा हो जाता है, जिससे त्वचा फूल जाती है। तो शरीर फूला सा दिखाई देता है, लेकिन कमजोर और सुस्त भी हो जाता है। शरीर तो फूला रहता है, मोटा रहता है, लेकिन कमजोर और सुस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के बाल झड़ने लगते हैं। होता क्या क्या है, उनके बाल झड़ने लगेंगे। त्वचा पीली और खुरदरी हो जाती है। त्वचा में पीलापन आ जाता है और वह खुरदरी हो जाती है। आवाज़ धीमी और भारी हो जाती है, यानी धीमी बोलेंगे और भारी आवाज़ होगी। ठंडी सहन करने की क्षमता भी घटने लगती है, अर्थात वे ठंडी सहन नहीं कर पाते हैं। जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है, यानी जननांगों में भी कमी हो जाती है। फिर अगला रोग है सामान्य घेंघा या गलगंड रोग। तो जब थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है तो उसे ही घेंघा रोग कहा जाता है। जो थायराइड ग्रंथि गले में होती है, जब यह बड़ी होकर के फूल जाती है तो उसे ही घेंघा रोग या गलगंड कहा जाता है। यह गर्दन में फूलकर मोटी कालर जैसी दिखाई देने लगती है। यह रोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी एरियाज में अधिक यह रोग पाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जल व मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है वहां अधिकांश लोगों में घेंघा रोग पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को घेंघा क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर अगला है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग जब थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक कम हो जाता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जब शरीर में अत्यधिक मात्रा कम हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा कम हो जाती है, तो यह रोग हो जाता है। इसकी अत्यधिक कमी होने पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ ली जाती हैं। जब इसकी कमी होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाकर के विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, दवाएं लेते हैं और यही औषधियाँ शरीर में प्रतिविष या एंटीबॉडीज़ बनाने लगती हैं। जब ये दवाएं ली जाती हैं तो यही औषधियाँ शरीर में प्रतिविष का निर्माण कर लेती हैं, ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि नष्ट होने लगती है। और ऐसा होने पर क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ये नष्ट होने लगती है, खत्म होने लगती है। इसीलिए इस रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। तो थायराइड की आत्महत्या किसे कहेंगे? क्योंकि जो हाशीमोटो रोग है इसी को कहा जाता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि इसमें थायराइड की जो अत्यधिक मात्रा कम हो जाती है तो इसके लिए जो औषधियाँ ली जाती हैं ये औषधियाँ प्रतिविष का काम करने लगती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने लगती हैं। इसीलिए ये जो थायराइड ग्रंथि होती है नष्ट होने लगती है, तब इसे थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। बता दें कि भोजन में आयोडीन की मात्रा बढ़ाने से थायराइड के अल्पस्रावन से बचा जा सकता है, यानी इसकी कमी से बचा जा सकता है। यहीं पर बताते चलें कि हमें प्रतिदिन 100 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी एक दिन में हमें 100 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए होती है। आयोडीन हमें हरी सब्जियों, दूध से बने पदार्थों, नमक,
पेयजल आदि से प्राप्त होता है। तो ये जो रोग मैंने बताए, ये रोग थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम स्रावित होता है, अल्प स्रावण होता है, तब होते हैं। चलिए अब थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अत्यधिक स्रावण से या अधिक स्रावण से होने वाले रोगों को समझ लेते हैं या प्रभावों को समझ लेते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के या थायराइड हार्मोन के अधिक स्राव से उपापचय क्रियाओं की गति तेज हो जाती है। ये जब अधिक स्रावित होने लगता है तो उपापचय क्रियाओं जो होती हैं इनकी गति तेज हो जाती है, जिससे रुधिर दाब, हृदय की स्पंदन दर, ग्लूकोज का अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत आदि ये सब बढ़ जाते हैं। इससे होगा क्या कि घबराहट होगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा और नेत्र के जो गोलक होते हैं, इस जो श्लेष्म होता है वो इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा होगा तो आंखें बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देंगी या उभरी हुई दिखाई देती हैं। आंखें चौड़ी भी हो जाती हैं और खुली हुई या घूरती हुई अथवा कहा जाए तो डरावनी दिखाई देती हैं। पसीना भी अधिक आता है तथा हाथ पांव में कपकपाहट भी होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो थायराइड के अतिस्राव से कुछ प्रमुख रोग होते हैं, जिनमें से पहला है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या इसे घेंघा भी कहा जाता है। इस रोग में आंखें चौड़ी तथा नेत्र गोलक उभर कर बाहर की ओर निकल आते हैं। जो आई बाल होते हैं ये निकलकर बाहर की ओर आ जाते हैं। नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म जमा होता है, इसीलिए ये बाहर की ओर दिखाई देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर में होता क्या है कि इस रोग में नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म संचित हो जाता है, जिसके कारण ये बाहर की ओर उभरे हुए दिखाई देते हैं। फिर अगला है ग्रेव्स रोग। तो ग्रेव्स या ग्रेव रोग भी इसे कहा जाता है। इस रोग में होता क्या है कि थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होती है। जो थायराइड ग्रंथि है ये आकार में बढ़ जाती है। और फिर अगला हो जाता है प्लूमर रोग। प्लूमर रोग में क्या होता है, इस रोग में थायराइड ग्रंथि में जगह जगह पर गांठें बन जाती हैं। जो थायराइड ग्रंथि होती है इस रोग में जगह जगह पर उसमें गांठें बन जाती हैं, जिसे प्लूमर रोग कहा जाता है। तो ये तो कुछ रोग ऐसे हुए जो थायराइड ग्रंथि के अति क्रियाशीलता से अर्थात अतिस्रावण से होते हैं। अब थायराइड ग्रंथि से स्रावित दूसरा हार्मोन था ट्राईआयोडोथायरोनिन या T3। तो इसके जो रोग होते हैं या कहा जाए इसके कार्य और रोग जो हैं वो थायरॉक्सिन की भांति ही होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जो मैंने पहले अभी आपको बताए। इसमें आयोडीन के 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए इसे T3 कहा जाता है। उसमें 4 होते थे इसलिए उसको 4 कहा जाता था। यह हार्मोन T4 से अधिक प्रभावी होता है। और फिर तीसरा हार्मोन था थायरोकैल्सिटोनिन। यह स्ट्रोमा से संश्लेषित होने वाला आयोडीन रहित हार्मोन है। जो ऊपर 2 हार्मोन्स मैंने बताए हैं जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हुए वो आयोडीन सहित थे, यानी उसमें आयोडीन थी, लेकिन ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये आयोडीन रहित हार्मोन है, इसमें आयोडीन नहीं होती। यह हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें Ca या कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है तथा हड्डियों के निर्माण को भी प्रेरित करता है और हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनको बनाता भी है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। चलिए अब अंतःस्रावी ग्रंथि